हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन एटम किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो ऐसे केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl लूँ तो फिर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसकी तरफ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे केस में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल या वही मॉलिक्यूल पास में आता है, जैसे कि मान लो मैं HCl को ही लेकर आ गया, तो ऐसे केस में पहले वाले HCl का हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरे वाले HCl के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब Cl नेगेटिव को अपनी तरफ पार्शियली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया टाइप ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना फिर से एक बार, HCl जैसे कि है, HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पार्शियली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मान लो इसी में ही मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल डाल दूं, मान लो HCl ही है, तो HCl में फिर से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा। तो अब HCl का H पॉजिटिव दूसरे HCl के Cl नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही चीज़ें पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है पता चल पाता है। ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो घुल जाता है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वो नहीं घुलता। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल में एक वाटर का मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के O नेगेटिव के ऊपर अगर फोर्स लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर से, जब वाटर का H पॉजिटिव जो है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के O नेगेटिव को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करता है, मतलब आप फोर्स लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, दो इंडिविजुअल सेपरेट मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, तो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। अब सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल का जो H पॉजिटिव होगा वो उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको हम O नाइट्रोफिनॉल में देख सकते हैं। O नाइट्रोफिनॉल में जो OH ग्रुप है उसका H पॉजिटिव उसी के NO2 ग्रुप के O नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या मैंने दो नाइट्रोफिनॉल लिए, नहीं, एक ही नाइट्रोफिनॉल लिया। यहाँ पे देखो दो अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल लिए थे जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा था, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाया। लेकिन इसमें देखो विथ इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच जो एटम है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो पार्शियली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं HF, H2 और NH3 में, तो इन तीनों में हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अपने पास से अट्रैक्ट करेगा, जिससे कारण हाइड्रोजन के ऊपर उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को उतना ज़ोर से खींचेगा, मतलब उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए फ्लोरीन HF जो है
उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा है। फिर H2O, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है इसमें से, ऑक्सीजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो एज कम्पेयर टू HF&H2O कम होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, सेकेंड है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगा। छोटा साइज होगा तो हाइड्रोजन जो है उससे बहुत अच्छे से ओवरलैप करेगा, ओवरलैप अच्छे से करेगा मतलब उनके बीच का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्लोरीन का साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम होता है, इसलिए HF स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिर H2O का साइज में ऑक्सीजन का साइज जो है वो नाइट्रोजन से थोड़ा कम होता है, और नाइट्रोजन का साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू HF एंड H2O। ठीक है, हालांकि सबके सब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा साइज में छोटा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2O का और फिर NH3 का। फिर प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि कौन कौन से कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले उसका फिजिकल स्टेट, मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एकदम पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो क्या होगा, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड, है ना। जैसे ही मैं लिक्विड में आता हूँ मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो लिक्विड में। और अगर गैस की बात करूँ तो उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सेपरेटेड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस उतना कम होगा। ठीक है, जिसके वजह से उनका फिजिकल स्टेट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर और H2S को रूम टेम्परेचर में क्या करूं, कंपेयर करूं, तो वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू H2S ज़्यादा होता है। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस कम, मतलब दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ऑन द अदर हैंड अगर हम H2S को देखें तो H2S जो होता है वो गैसियस होता है रूम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू वाटर H2S का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम मतलब मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा मतलब वो क्या बन जाएंगे, गैसियस बन जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का मेन जो रीज़न होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे? मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मोर हीट, हेंस मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड टू बॉयल इट। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको बॉयल करने पर ज़्यादा हीट नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा एक दूसरे में बंधे हुए होंगे और उनको बॉयल करने के लिए हमको हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस उतना कम, जिसका मतलब उसको हीट करने के लिए उतना ज़्यादा, जिसका मतलब उसको बॉयल करने के लिए उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू H2S ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरे की बात करें मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कैसे डिपेंड करता है। तो याद रखना वो सारे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सब के सब पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली। मतलब पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। इसीलिए ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि इथेनॉल जो है वो इथेनॉल पानी में घुल जाता है, ईथर क्यों नहीं घुलता? कि भैया इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेनॉल लूँ CH3OH मिथेनॉल, ठीक है, ईथर लूँ, ये है तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे H पॉजिटिव और O नेगेटिव लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए एल्कोहल मतलब मिथेनॉल जो है वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन ईथर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर ये
पानी में नहीं घुल सकता। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नाइट्रोफिनॉल के पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी वो पानी में क्यों नहीं घुलता। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब नाइट्रोफिनॉल ओ नाइट्रोफिनॉल के पास इंटर नहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें लगता है, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच लगता है ना। अब ओ नाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूं तो ओ नाइट्रोफिनॉल में तुम्हारा ये OH है और एक है NO2। तो यहाँ का H पॉजिटिव जो है वो NO2 के O नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है। तो बाहर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल जो है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव जो है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। मतलब वाटर का H पॉजिटिव अपने पूरे पोटेंशियल से इस O नेगेटिव के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा मतलब वो पानी में डिसॉल्व ठीक से नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। बिफोर मूविंग ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की डेंसिटी। कंपाउंड्स की डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस प्रकार से अफेक्ट होती है। तो याद रखना, जनरली होता यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा, जिसके वजह से उनका डेंसिटी मतलब गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूल जितना पास उतना गाढ़ा कंपाउंड और उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, लेकिन वाटर यहाँ पे एक एक्सेप्शन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे? जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी कंपाउंड का सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स लिक्विड स्टेट, लेकिन वाटर में सॉलिड स्टेट की डेंसिटी एज कंपेयर टू इट्स लिक्विड स्टेट थोड़ी कम होती है। ठीक है, मतलब आइस जो है वो कम गाढ़ा होता है लिक्विड वाटर से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो लगातार बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, जिसके वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं आइस के फॉर्म में अगर वाटर को देखूं तो आइस के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। मतलब एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद वो टूटेगा नहीं। रिजिड हो गया इसका मतलब वो वहीं का वहीं रह जाता है, फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल केज। मतलब वो एक हेक्सागोनल केज के फॉर्म में क्रिस्टल बना लेता है, जिसके वजह से अब क्रिस्टल अगर बना लिया तो उनके पोजीशन फिक्स हो गए। पोजीशन फिक्स हो गए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो स्पेसेस आ गए, है ना, और इन्हीं स्पेसेस के कारण उनका गाढ़ापन मतलब उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जबकि लिक्विड में हमको स्पेसेस देखने को मिले थे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, इसलिए लिक्विड फॉर्म में वो ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू इट्स सॉलिड फॉर्म। यही रीजन है कि आइस जो है वाटर में फ्लोट करता है। कोई भी चीज़ किसी दूसरे के ऊपर फ्लोट कब कर सकता है? जब किसी चीज़ की डेंसिटी कम हो तो फिर वो ज़्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लोट करता है। आइस की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर कम होती है, इसीलिए आइस सॉलिड होने के बावजूद भी लिक्विड में क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो इसका रीजनिंग क्वेश्चन में कई बार ये पूछ चुका है, तो फिर उसका आंसर क्या लिखोगे, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट तुम लोग देख सकते हो कि कितने सारे फैक्टर्स को, कंपाउंड के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक को हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफेक्ट करता है, और इससे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो का एंड हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इसी चैप्टर के आगे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।